Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is fourth video of MCQ revision class. This video is especially prepared for AIMS NORCET, NHM, SGPGI, PGI, ESIC, GMCH, CHO and other nursing officer recruitment exams. Let's begin. First question of this class is, which portion of heart receives oxygenated blood? हमारे हार्ट का कौन सा पोर्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं. ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को हम एट्रिया के नाम से जानते हैं और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं. एट्रियास को आप ऑरिकल के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. इसे ऑरिकल के नाम से भी डिनोट किया जाता है. हमारे हार्ट का जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, वो लंग्स के द्वारा भेजा गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है. दिस इज द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल. लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड को लेकर आने का काम पल्मोनरी वेन्स द्वारा किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग टू बी गिवन ड्यूरिंग डायरिया. डायरिया के दौरान कौन सी ड्रग दी जाती है? कोट्राइमोक्साजोल, जिंक, नैलिडिक्सिक एसिड या फिर सेफिक्सिम. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज जिंक. WHO और यूनिसेफ कहते हैं कि अगर किसी 6 मंथ्स के बच्चे को डायरिया हो जाए तो उसे 10 mg पर डे के हिसाब से 10 से 14 दिनों तक हमें जिंक टैबलेट्स देनी चाहिए. अगर 6 महीने से ऊपर उम्र के बच्चे को डायरिया होता है तो उसे 20 mg पर डे के हिसाब से 10 से 14 दिनों तक जिंक देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, LMP is 15 January 2022. What is EDD और expected date of delivery? किसी वुमेन में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 15 जनवरी 2022 को था तो इसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी? 19 अक्टूबर 2022, 28 जुलाई, 28 जुलाई, 28 अक्टूबर. ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर सेम. The right answer is option D, it is 22 October 2022. किसी भी प्रेग्नेंट क्लाइंट में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है. ये फार्मूला कहता है कि LMP में यदि 9 मंथ्स को ऐड करके 7 डेज़ को ऐड कर दिया जाए तो जो डेट हमें मिलेगी उसी डेट को बच्चे की डिलीवरी लगभग होती है. इससे 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है. यहाँ पर क्वेश्चन में जो LMP डेट दी गई थी वो थी 15 जनवरी 2022. तो 15 जनवरी में 9 मंथ्स को आपको ऐड करना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें आप 7 डेज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 22 अक्टूबर 2022.
जनवरी में 9 मंथ्स को ऐड करेंगे तो आएगा 15 अक्टूबर, उसमें 7 डेज ऐड करेंगे तो आएगा 22 अक्टूबर। दिस इज द ईडीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू। ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक सिक्रीट होने के कारण कौन सा डिजीज हो सकता है? क्रेटिनिज्म, माइक्सिडिमा, एक्रोमेगाली, ग्रेव्स डिजीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी क्लाइंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रीशन उस पर्सन में ग्रोथ के स्टॉप होने के बाद होता है, यानी प्यूबर्टियल एज को अचीव करने के बाद होता है, तो इस सिचुएशन को एक्रोमेगाली कहा जाता है। देखिए, अगर पर्सन अडल्ट एज में पहुंच चुका है, उसमें प्यूबर्टी आ चुकी है, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है, तो इस कंडीशन को एक्रोमेगाली कहा जाता है। और इस कंडीशन में पर्सन की नोज़ और फिंगर्स नॉर्मल से कहीं ज़्यादा लंबी देखने को मिलेंगी। इससे सिमिलर एक कंडीशन है, अगर इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन प्यूबर्टी अचीव करने से पहले ही ज़्यादा मात्रा में होने लगे, तो इस बच्चे का शरीर नॉर्मल की तुलना में कई गुना ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा। इस कंडीशन को हम गिगैंटिज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेटिनिज्म कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे प्रीवियस नॉर्सेट एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। याद रखिएगा, क्रेटिनिज्म एक कंजेनाइटल कंडीशन है, जन्मजात रोग है, जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा बिल्कुल कम होती है या ना के बराबर होती है। अगर किसी बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन कम हो, तो इस कंडीशन को आप क्रेटिनिज्म के नाम से जानते हैं। क्रेटिनिज्म से सफरिंग बच्चों में फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही धीमा होता है, और इनका जो बेसल मेटाबॉलिज्म है वो भी काफ़ी स्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर स्टोर्ड इन फ्रीजर? कौन सा वैक्सीन फ्रीजर में स्टोर किया जा सकता है? मीजल्स, टाइफॉइड, डीपीटी, टीटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मीजल्स एक ऐसा एकमात्र इन ऑप्शंस में बताया गया वैक्सीन है जो कि फ्रीज़र में स्टोर किया जा सकता है। एमएमआर वैक्सीन को आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। टाइफॉइड, डीपीटी, टीटी इन्हें फ्रीज़र में स्टोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्क वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। साल्क वैक्सीन किस डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है? मीजल्स, पोलियो, मम्स, रेबीज़। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पोलियो कह दीजिए, पोलियोमाइलाइटिस कह दीजिए, दोनों ही एक ही डिजीज़ के नाम हैं, और ये पोलियो वायरस द्वारा होने वाली डिजीज़ कंडीशन है। इस पोलियो डिजीज़ को रोकने के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है उसे साल्क वैक्सीन कहते हैं। पोलियो की प्रिवेंशन के लिए 2 प्रकार के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। पहला है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, जिसे हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करते हैं, और इसी वैक्सीन को हम साल्क वैक्सीन के नाम से जानते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि इसे साल्क नामक पर्सन ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का वैक्सीन है वो वीकेंड पोलियो वायरस वैक्सीन है, जिसे हम माउथ के रूट से, ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, और इसे आप सेबिन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसे
सेबिन ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट विद डेलीरियम एक्सेप्ट। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि डेलीरियम वाले पेशेंट की केयर के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए, अलाउ द क्लाइंट टू वियर हिज और हर ओन क्लोथ्स। हम डेलीरियम वाले पेशेंट को उसके खुद के ही कपड़े पहनने के लिए देंगे। ऑप्शन बी, अवॉइड रूम चेंजेस स्पेशली एट नाइट। हम इन पेशेंट्स के रूम को जनरली चेंज नहीं करेंगे और स्पेशली नाइट में तो कभी भी करना ही नहीं है। ऑप्शन सी, रिफ्रेन फैमिली मेम्बर्स टू स्टे विद द पेशेंट। हमें इन पेशेंट्स के साथ इनके फैमिली मेम्बर्स को नहीं रुकने देना चाहिए। या फिर अवॉइड फिजिकल रिस्ट्रेंट व्हेनेवर पॉसिबल। इन पेशेंट्स को फिजिकल रिस्ट्रेंट्स नहीं बांधना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट डेलीरियम पेशेंट्स के लिए सही नहीं है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिफ्रेन फैमिली मेंबर्स टू स्टे विद द पेशेंट। इस पॉइंट का रैशनल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डेलीरियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Delirium is a serious disturbance in mental abilities that result in confused thinking and reduced awareness of environment. Delirium वह कंडीशन है जिसके अंदर पर्सन की मेंटल एबिलिटी और आसपास के वातावरण के लिए जो अवेयरनेस है वो कम हो जाती है। The start of delirium is usually rapid within hours or few days. डेलीरियम की शुरुआत जो है बहुत ही तेज़ी से होती है। ये कुछ घंटों से कुछ दिनों में ही डेवलप हो जाता है। डेलीरियम के टाइप्स की बात की जाए तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हाइपो एक्टिव डेलीरियम। इसमें पेशेंट खुद को स्लीपी, टायर्ड और डिप्रेस्ड फील करता है। सेकेंड टाइप आता है हाइपर एक्टिव। इसमें डेलीरियम वाला पेशेंट खुद को एजिटेटेड यानी उत्साहित और रेस्टलेस यानी बेचैन महसूस करता है। और थर्ड टाइप आता है मिक्स्ड, जिसमें पेशेंट को कभी हाइपो एक्टिवनेस होती है, कभी हाइपर एक्टिवनेस होती है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से डेलीरियम हो सकता है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल या ड्रग्स। किसी भी पेशेंट द्वारा लंबे समय तक अल्कोहल का यूज़ करना, ड्रग्स का यूज़ करना या फिर उन्हें अचानक से छोड़ देना, इन दोनों ही सिचुएशन में डेलीरियम हो सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम आप सिंपली डेलीरियम के बारे में यही याद रखिए, जो लोग लंबे समय से अल्कोहल ले रहे होते हैं वो हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, ये डेलीरियम है। या यूं कह लीजिए, कुछ लोग लंबे समय से अल्कोहल ले रहे थे लेकिन अचानक उन्होंने अल्कोहल छोड़ दिया तो अब वो कन्फ्यूजन की स्टेट में रह रहे हैं, यही डेलीरियम है। अगर किसी पेशेंट में डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो भी डेलीरियम हो सकता है। डिमेंशिया के कारण भी हो सकता है। अगर पेशेंट को आपने आईसीयू में एडमिट किया है किसी सीरियस इलनेस के कारण तो भी उनमें डेलीरियम कंडीशन डेवलप हो सकती है और ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे कि ओपियोइड मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे पेशेंट अगर अचानक इन मेडिसिन को रोक देते हैं तो उनमें भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर के बाद भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब इस क्वेश्चन के रैशनल को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी को हमने सही बताया था। जो डेलीरियम के पेशेंट्स होते हैं उनमें हेल्यूसिनेशन, इल्यूशन और डेल्यूशन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं और
इन सिचुएशंस में पेशेंट को अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए किसी न किसी फैमिली मेम्बर्स को इन पेशेंट्स के साथ हमेशा रखा जाता है। सो रिफ्रेन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स टू स्टे विद द पेशेंट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें डेलीरियम वाले पेशेंट के साथ फैमिली मेम्बर्स को रखना है ताकि वो उसे हैंडल कर सकें। ऑप्शन ए में कहा गया था कि हम पेशेंट को हॉस्पिटल के कपड़े ना पहनाकर उसके खुद के कपड़े पहनने को दें, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेलीरियम वाले पेशेंट्स के रूम को हमें जनरली चेंज नहीं करना चाहिए, स्पेशली रात को। और दूसरी बात, उनके रूम में हमेशा नाइट बल्ब ऑन करके रखना चाहिए ताकि वो नींद में जागें तो उन्हें किसी भी प्रकार का एंजाइटी ना हो, उन्हें टकरा कर चोट ना लगे किसी जगह पर। और इसी कारणों से बचने के लिए हमेशा एक ही रूम में नाइट बल्ब ऑन करके इन पेशेंट्स को रखना सही और सेफ माना जाता है। किसी भी मेंटली इल पर्सन को आवश्यकता पड़ने पर ही आप रिस्ट्रेन कर सकते हैं, यानी बांध सकते हैं, जकड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसे आवश्यकता नहीं है तो आप उसे नहीं बांध सकते, रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फिजिकल रिस्ट्रेन अननेसेसरी करते हैं तो ऐसा करके आप मेंटली इल पर्सन के राइट को वायलेट करते हैं। इससे आपके ऊपर ये कार्रवाई भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। किसी पेशेंट की कॉन्शियसनेस में कमी आना किस डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है? सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, हिस्टीरिया, डेलीरियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डेलीरियम। हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि पेशेंट यदि पूरी तरह से होश में नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर हो रही है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, तो ये कंडीशन डेलीरियम कहलाती है। डेलीरियम के अंदर देखा जाए तो 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, इसका जो ऑनसेट होता है वो एक्यूट होता है, यानी ये डिजीज़ बहुत ही तेज़ी से डेवलप होता है। इसके बाद पेशेंट की जो अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, पेशेंट पूरी तरह से होश में नहीं रहता। और तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है डिसओरिएंटेशन। अगर पर्सन से पूछा जाए कि आप कहाँ पर हैं, आप कौन हैं, आप अभी कौन सा दिन है, कौन सा समय है, तो वो किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं बता पाएगा, यानी वो प्रॉपरली कंफ्यूज्ड मिलेगा आपको, और यही डिसओरिएंटेशन कहलाता है। तो याद रखिएगा, डेलीरियम के 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्यूट ऑनसेट, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिसओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सनट्रेटर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर इज। जब आप गैस एक्सेल करते हैं रेस्पिरेशन के बाद, तो इसमें ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है? 78.4, 13.6 to 16, 4 to 5.3 या फिर 1%? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो पूरी एटमॉस्फेरिक एयर में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, और ये गैस रेस्पिरेशन से चेंज नहीं होती, यानी जब भी हम नाइट्रोजन इनहेल करते हैं तो इसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जितना नाइट्रोजन लिया जाता है उतना ही एक्सेल कर दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। ऑक्सीजन की बात की जाए तो जब हम इनहेल करते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर में 21% ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे दी जाती है, और जब एक्सेल करते हैं तो वहाँ पर 13.6 से 16% ऑक्सीजन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा 4% से 5.3% एक्सेल्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और 1% के अंदर अदर गैसेस आती हैं जिनमें आप आर्गन आदि याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकिया स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ।
ट्रेकिया किस जगह से शुरू होता है? फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे, फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे, सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रे, सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे। The right answer is option D, सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे। ट्रेकिया, जिसे आप विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ये लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स से शुरू होकर ब्रोंकाई के बीच पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है। लैरिंग्स से लेकर ब्रोंकाई तक की जो मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम ट्रेकिया कहते हैं और ये सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा से शुरू होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर्ड अप टू। पैक्ड आरबीसी को कितने दिनों के लिए स्टोर किया जा सकता है? 20, 35, 45, 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, 35 days। PRBC यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लड कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाने वाला ब्लड प्रोडक्ट है। PRBC को होल ब्लड से सेंट्रीफ्यूगेशन या एफेरेसिस प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है। इस PRBC में कम मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया, सिट्रेट, हाइड्रोजन आयन और एंटीजेनिक प्रोटीन होते हैं होल ब्लड की तुलना में। जब किसी पर्सन से आप ब्लड कलेक्ट करते हैं तो वो होल ब्लड कहलाता है और इस होल ब्लड में से आवश्यक तत्वों को निकाल कर सेंट्रीफ्यूगेशन या एफेरेसिस टेक्निक द्वारा आप PRBC तैयार करते हैं। PRBC जो ब्लड कंपोनेंट है ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है जिनमें किडनी, हार्ट या लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हों। आपसे पूछा जा सकता है कि एक यूनिट PRBC में कितना वॉल्यूम होता है, तो आप बताएंगे 350 ml एक यूनिट PRBC का माना जाता है और इसमें करीबन 200 से 250 ml RBC मौजूद होते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग 100 ml के अंदर प्लाज्मा होते हैं, WBC, प्लेटलेट्स और एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से CPDA1 मुख्य एंटीकोगुलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। CPDA का फुल फॉर्म है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। इस PRBC को 1 से 6 डिग्री टेम्परेचर पर 35 दिनों तक आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रक्शंस should the nurse provide when the client is allowed out of bed after an above the knee amputation? किसी पेशेंट में घुटने से ऊपर पैर को एम्पूटेट किया गया है, काटा गया है। इस पेशेंट को अब बेड से बाहर आकर चलने फिरने के लिए अलाउ कर दिया गया है। इस सिचुएशन में कौन सा इंस्ट्रक्शन एज अ नर्स आप इस पेशेंट को देना चाहेंगे जो कि सही हो? ऑप्शन 1, कीप द हिप इन एक्सटेंशन एंड अलाइनमेंट। आप इस पेशेंट से कहेंगे कि आप जब भी बेड से बाहर हों तो अपने हिप को एक्सटेंड पोजीशन में रखें और अलाइनमेंट मेंटेन करें। ऑप्शन 2, कीप द हिप रेज्ड विद द रेजिडुअल लिम्ब एलिवेटेड। जब भी पेशेंट बेड से बाहर हो अपने हिप को रेज्ड रखे और रेजिडुअल लिम्ब को एलिवेटेड रखे, यानी कटे हुए पैर का जो बचा हुआ हिस्सा है, रेजिडुअल लिम्ब है, उसे एलिवेटेड रखना है, उठा हुआ रखना है, ऊपर रखना है। ऑप्शन 3, लिफ्ट द शोल्डर एंड हिप ऑफ द अफेक्टेड साइड व्हेन टेकिंग अ स्टेप। जब पेशेंट आगे बढ़े, चले, तो उस समय जिस तरफ का पैर एम्पूटेटेड है उस तरफ के शोल्डर और हिप को ऊपर उठाकर चलना है, ऊपर रखकर चलना है। ऑप्शन 4,
use the ordered crutches until the residual limb is completely healed. इस पेशेंट को जब तक रेजिडुअल लिम्ब कंप्लीटली हील नहीं हो जाता, क्रचेस का सहारा लेकर चलना है, बैसाखियों का सहारा लेकर चलना है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इस क्लाइंट के लिए सही माना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अगर पेशेंट का पैर आपने घुटनों के ऊपर से काटा है और अब वो चलने की शुरुआत कर रहा है, तो इस सिचुएशन में पेशेंट से आप कहेंगे कि वो अपने पैर को, अपने हिप को एक्सटेंशन पोजीशन में रखे, यानी कि जो एम्प्यूटेड लेग है उसे बहुत ज़्यादा आगे की तरफ फ्लेक्स ना करके रखे, उठाकर या मोड़कर ना रखे, उसे बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में, एक्सटेंशन पोजीशन में रखे और अलाइनमेंट मेंटेन करें, यानी एक सीधी लाइन में ये पैर होना चाहिए। ऐसा करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि क्लाइंट में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सही जगह पर रहेगा और जब ये पेशेंट चलेगा तो वो गिरेगा नहीं, बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर पेशेंट ने अपने इस पैर को बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रखा, रेस्ड रखा, फ्लेक्स्ड रखा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मेन जगह से हट जाएगा और पेशेंट डिसबैलेंस होकर नीचे गिर सकता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया था कि जब तक इस पेशेंट का पैर पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, हील ना हो जाए, तब तक उसे प्रोस्थेसिस नहीं इस्तेमाल करना है, उसे क्रचेस के सहारे चलना है, जो कि गलत है। लेग एम्पुटेशन के बाद पेशेंट में रिजिड ड्रेसिंग या कास्ट लगाकर उसे जल्दी से जल्दी आर्टिफिशियल लेग पहनकर चलने के लिए कहा जाता है। पेशेंट में जल्दी से जल्दी एम्प्यूटेटेड पार्ट पर नकली पैर पहनाकर उसे चलने के लिए कहा जाता है। ऐसा करके अर्ली एम्बुलेशन को प्रमोट किया जा सकता है। इस पेशेंट को अगर आप क्रचेस के सहारे चलने के लिए कहेंगे जब तक कि उसका पैर पूरी तरह से हील ना हो जाए, तो ऐसा होने पर पेशेंट में एडिमा हो सकती है और उसके अंदर जो वॉकिंग की एबिलिटी है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैज़ टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड अ कंटिन्यूअस पैसिव मोशन डिवाइस इज बीइंग यूज्ड। The nurse concludes that the teaching was effective when the client states the goal of this therapy is to। किसी पेशेंट में घुटनों का ऑपरेशन करके उसके कंप्लीट नी को रिप्लेस कर दिया गया है, घुटने को बदल दिया गया है। ये ऑपरेशन होने के बाद उसे कंटिन्यूअस पैसिव मोशन डिवाइस पर रखा गया है। इस डिवाइस का इस्तेमाल इस ऑपरेशन के बाद क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। ये जॉइंट के, नी जॉइंट के फ्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा, ये मसल टोन को मेंटेन करेगा, ये टिश्यू ब्रेकडाउन को रोकेगा, या फिर ये ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देगा। पैसिव मोशन डिवाइस का टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या यूज है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। किसी पेशेंट में टोटल नी रिप्लेसमेंट करने के बाद उस पेशेंट के बेड पर ही एक इस तरह का एक डिवाइस लगा दिया जाता है। इस डिवाइस के ऊपर पेशेंट अपने पैर को रख कर इस प्रकार से कंटिन्यूअस अप डाउन मूवमेंट करता रहता है, जिससे कि ये जो आर्टिफिशियल नी हमने लगाया है, घुटना जो लगाया है, इसके अंदर प्रॉपर फ्लेक्शन डेवलप हो जाए। नी जॉइंट की बात की जाए तो फ्लेक्शन मूवमेंट कब होगी? जब ये पेशेंट अपने पैर को थाइस की तरफ, अंदर की तरफ मोड़ेगा, यानी ये वाला जो एंगल है ये कम होगा, लेस होगा। फ्लेक्शन का सिंपल मीनिंग है किसी भी एक्सट्रीमिटी को जॉइंट से फोल्ड करना। और इस आर्टिफिशियल डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए पेशेंट की ये मूवमेंट
लगातार नी जॉइंट में फ्लेक्शन को इम्प्रूव करेगी। अगर पेशेंट इसी एक्सरसाइज को बेड से नीचे उतरकर या फिर इस अफेक्टेड लेग के ऊपर वजन डाल के करता है तो जो सर्जरी हमने की है उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। पेशेंट को इस सिचुएशन में विदाउट वेट बेयरिंग या स्ट्रेन दिए हुए जॉइंट की मूवमेंट करानी होती है। इसी वजह से ये कंटिन्यूअस पैसिव मोशन डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूअस पैसिव मोशन डिवाइस दिखने में कैसा होता है? इमेज बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली नॉरसेट के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस डिवाइस का इमेज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर आपको इसका इमेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ड्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ। कॉन्ड्राइटिस किस में हुई इन्फ्लेमेशन है? बोन, वेसल, कार्टिलेज, टीथ। The right answer is option C. It is cartilage inflammation. अगर हमारे बॉडी में मौजूद कार्टिलेजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो ये कंडीशन कॉन्ड्राइटिस कहलाती है। अगर बोन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो तो ये कंडीशन ऑस्टियोमाइलाइटिस कहलाती है। ब्लड वेसल्स में आई इन्फ्लेमेशन वेस्क्यूलाइटिस के नाम से जानी जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट एडमिटेड विथ मल्टीपल ट्रॉमा, फ्रैक्चर्स इंक्लूडिंग पेल्विस, फीमर, अल्ना, विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू फिजिशियन इमीडिएटली। आप किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसे मल्टीपल ट्रॉमा हुआ है। इस पेशेंट का पेल्विस, फीमर और अल्ना बोन फ्रैक्चर्ड है। इस पेशेंट में कौन सा सिम्टम या फाइंडिंग मिलने पर आप तुरंत इसे फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे? हेमेचूरिया, मसल स्पाज्म, डिजीनेस, नॉजिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी पेशेंट के पेल्विक एरिया में फ्रैक्चर हुआ है और उसके यूरिन के अंदर ब्लड की प्रेजेंस है तो ये हमें सस्पेक्ट करती है कि हो सकता है कि इसके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंजरी हुई है। यूरिन में ब्लड मौजूद है और पेशेंट को पेल्विस एरिया में फ्रैक्चर है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी ट्रॉमा हुआ है, पंक्चर हुआ है और इस फाइंडिंग को तुरंत डॉक्टर को बताना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ 6 years old admitted with suspected child abuse. The nurse can expect the child to। आप किसी 6 साल के बच्चे की केयर कर रहे हैं जिसमें चाइल्ड एब्यूज़ हो सकता है। एज अ नर्स आप इस बच्चे के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए, डिस्प्ले लिटिल और नो इमोशन ड्यूरिंग पेनफुल प्रोसीजर्स। ये बच्चा पेनफुल प्रोसीजर्स के लिए भी कोई भी इमोशन नहीं शो करता या बहुत ही कम इमोशन शो करता है। ऑप्शन बी, रेडिली एक्सेप्ट डिफरेंट केयर गिवर्स। ये बच्चा अलग अलग केयर गिवर्स के साथ कंफर्टेबली केयर लेता है। ऑप्शन सी, सोशलाइज विद अदर चिल्ड्रन इन द प्ले रूम। ये बच्चा दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज हो जाता है। ऑप्शन डी, डेमोन्स्ट्रेट बिहेवियर्स दैट रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये बच्चा ऐसा बिहेवियर शो करता है कि इसमें इंडस्ट्री डेवलप हो चुका है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इस बच्चे को प्ले रूम में दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज करवाया जाता है तब ये इजीली
उनके साथ सोशलाइज हो जाता है, घुल मिल जाता है। दिस इज द एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली फीडिंग्स with increased calories, protein, vitamin and minerals are ordered for a burn patient too। किसी बर्न पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी फीडिंग शुरू करवाते हैं और उसके फूड में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल इनकी मात्रा को बढ़ाकर रखते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है? ऑप्शन ए, प्रिवेंट शिफ्ट इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा करके हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बॉडी शिफ्ट को रोकते हैं। ऑप्शन बी, प्रिजर्व गैस्ट्रिक म्यूकोसा इंटीग्रिटी एंड प्रमोट हीलिंग। ऐसा करके हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए हीलिंग प्रमोट करवाते हैं। ऑप्शन सी, ट्रीट हाइपरकैलीमिया एसोसिएटेड विद बर्न। बर्न के कारण डेवलप हुए हाइपरकैलीमिया को प्रिवेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं। ऑप्शन डी, प्रमोट हाइड्रेशन एंड कैल्शियम बैलेंस। पेशेंट में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करवाकर कैल्शियम बैलेंस मेंटेन करवाया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बर्न पेशेंट को जल्दी से जल्दी फीडिंग शुरू करवाकर हम उसकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करवाते हैं और उसमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स के कारण हीलिंग बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ चेस्ट पेन एंड अ हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस is scheduled for cardiac catheterization. Which of the following medication would need to be withheld for the 48 hours before and after the procedure? एक पेशेंट जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस थी और अब उसे चेस्ट पेन भी हो रहा है और चेस्ट पेन की कंप्लेन के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और कार्डियक कैथेटराइजेशन करने का ऑर्डर मिला है। कार्डियक कैथेटराइजेशन करने से पहले इन चारों ऑप्शंस में से किस मेडिसिन को 48 घंटे पहले और 48 घंटे बाद के लिए रोक दिया जाता है, नहीं दिया जाता है? रेगुलर इंसुलिन, ग्लिपिजाइड, रिपैक, ग्लाइनाइड, मेटफॉर्मिन। The right answer is option D. मेटफॉर्मिन मार्केट में ग्लूकोफेज नाम से अवेलेबल रहता है या यूं कहें कि इसका ब्रांड नेम ग्लूकोफेज है। मेटफॉर्मिन मेडिसिन जनरली टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट में ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है और साथ ही साथ उन पेशेंट्स के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन है जो कि ओवरवेट भी हो। याद रखिएगा, ओवरवेट पर्सन विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हैव अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ मेटफॉर्मिन। इस मेटफॉर्मिन मेडिसिन का इस्तेमाल पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी किया जा सकता है। इसे हम जनरली ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। अब इस क्वेश्चन के रैशनल की बात की जाती है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन करने से 48 घंटे पहले और 48 घंटे बाद तक हम इस मेडिसिन को क्यों एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। अगर किसी पेशेंट में कार्डियक कैथेटराइजेशन होना है और उसे मेटफॉर्मिन मेडिसिन कंटिन्यूसली दी जा रही है और कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसेस के दौरान कॉन्ट्रास्ट मीडिया किडनी के फंक्शन को डिमिनिश्ड कर देता है, तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रास्ट मीडियम बॉडी में रहेगा और मेटफॉर्मिन की प्रेजेंस के कारण इस पर्सन में लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो जाएगी। होपफुली दिस इज क्लियर। पेशेंट में कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान यूज़ किया जाने वाला कॉन्ट्रास्ट मीडिया और मेटफॉर्मिन दोनों मिलकर पेशेंट की बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन डेवलप कर सकती हैं। इस वजह से कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसेस से पहले
मेटफॉर्मिन टैबलेट को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू, सेकेंड हार्ट साउंड किसके कारण होता है? एरोटिक वाल्व, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, फोरामेन ओवल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आइए हार्ट साउंड्स को ब्रीफली डिस्कस कर लें। किसी भी एक कार्डियक साइकिल के अंदर टोटल 4 हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, जिनमें से यदि आप ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 हार्ट साउंड्स को सुन सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड को आप लब के नाम से जानते हैं और सेकेंड हार्ट साउंड को आप डब के नाम से जानते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने पर बनता है। एवी वाल्व के क्लोज होने पर फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। एवी वाल्व कौन से हैं? एवी वाल्व वह वाल्व हैं जो कि आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में पाए जाते हैं, जिसे आप बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो सेमी ल्यूनार वाल्व्स के क्लोजर होने पर प्रोड्यूस होते हैं। सेमी ल्यूनार वाल्व्स की क्लोजिंग होने पर डब हार्ट साउंड या सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड हार्ट साउंड के लिए ये जो सेमी ल्यूनार वाल्व हैं ये आपके एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाए जाते हैं, या यूं कहें एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a healthy woman the only organism found in upper 2/3 of vagina is, किसी हेल्दी वुमेन की वेजाइना के 2/3 अपर पोर्शन में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? मोनिलियासिस, डोडरल बेसिलाई, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कल इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था कि वुमेन की वेजाइना में एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए डोडरलिन बेसिलस रिस्पॉन्सिबल है। यही बैक्टीरिया हेल्दी वुमेन में पाया जाता है, जिसके कारण वेजाइनल इन्फेक्शन होने की संभावना कम से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज, ओव्यूलेशन क्या है? ग्रैफियन फॉलिकल्स का मैच्योर होना, ग्रैफियन फॉलिकल्स का रप्चर होना, वेजाइना के थ्रू ब्लड का बाहर आना, या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बढ़ाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओव्यूलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा oocyte रिलीज होता है। oocyte का बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। अब ये oocyte कैसे बाहर निकलता है? जब ग्रैफियन फॉलिकल रप्चर होती है, ग्रैफियन फॉलिकल फटती है, तो उस समय यहाँ से oocyte रिलीज होता है और ये oocyte कंसेप्शन के लिए हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किस समय होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा नेक्स्ट पीरियड से 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है। मान लीजिए किसी फीमेल में 28 डेज का मेंस्ट्रुअल पीरियड है, तो नेक्स्ट पीरियड शुरू होने के 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी बोन्स होती हैं? 205, 206, 207, 208। ऑप्शन बी इज करेक्ट, देयर इज टोटल 206 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोसील, वेरिकोसील का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है?
phimosis, erectile dysfunction, infertility, cancer. The right answer is option C, it is infertility. आइए वेरिकोसील के बारे में जान लेते हैं. A varicocele is an enlargement of the veins within the loose back of skin that holds the testicles. मेल्स में स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं और अगर इस स्क्रोटम की जो वेन्स हैं उनके अंदर एनलार्जमेंट हो जाए तो ये कंडीशन वेरिकोसील कहलाती है. स्क्रोटम में पाई जाने वाली वेन्स का एनलार्जमेंट वेरिकोसील कहलाता है. These veins transport oxygen depleted blood from the testicles. ये ब्लड वेसल्स या ये ब्लड वेन्स टेस्टिस में मौजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस सर्कुलेशन में लेकर जाती हैं. A varicocele occurs when blood pulls in veins rather than circulating efficiently out of the scrotum. अगर किसी कारणवश ये ब्लड जो कि इन वेन्स के थ्रू स्क्रोटम से बाहर जाना चाहिए ये पूरी तरह से बाहर ना जा पाए, धीरे धीरे बाहर जाए, तो इस ब्लड का इन ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेशन होगा और इसके कारण स्क्रोटम का साइज भी बढ़ सकता है. ये वेन्स एनलार्ज हो सकते हैं. यही घटना वेरिकोसील कहलाती है और इसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है. फ्रेंड्स, रिसेंटली रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड में एक मेडिसिन ढूंढी गई है जो कि काफ़ी हद तक रेक्टल कैंसर को ट्रीट करने में सक्सेसफुल रही है. इस मेडिसिन की प्रेजेंट कॉस्ट करीबन एक डोज की कॉस्ट लगभग 8.5 से 9 लाख रुपए के आसपास है. अगर ये मेडिसिन आगे आने वाले ट्रायल में सक्सेस रहती है तो हो सकता है कि कुछ समय बाद कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाए. दिस इज एन अपडेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्यूट फेज ऑफ नॉर्मल ग्रीफ यूजुअली लास्ट फॉर. ग्रीफ की जो एक्यूट फेज होती है वो कितने समय की होती है? 1 से 2 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह, 10 से 12 सप्ताह या 6 से 8 सप्ताह? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. याद रखिएगा, ग्रीफ की जो एक्यूट फेज होती है वो लगभग 6 से 8 सप्ताह की होती है, यानी 1.5 से 2 महीने तक लगातार पेशेंट ग्रीफ में एक्यूट फेज में रहता है. और ओल्डर पेशेंट्स के अंदर, ओल्डर पर्सन्स के अंदर ये स्टेज 8 सप्ताह से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ ऑल्सो नोन एज. कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ को आप किस और नाम से जानते हैं? ग्रीफ का मतलब है दुख. ऑप्शन ए अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ, अटिपिकल ग्रीफ, क्रॉनिक ग्रीफ, both A and B. The right answer is option D, both A and B correct. यहाँ पर A टिपिकल है, अटिपिकल है, यहाँ पर स्पेस नहीं है A और टिपिकल के बीच में. कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ जो होता है इसे आप एबनॉर्मल ग्रीफ, एटिपिकल ग्रीफ, डिस्टॉर्टेड ग्रीफ, मॉर्बिड ग्रीफ, ट्रॉमेटिक ग्रीफ, अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ, इन सभी नामों से जानते हैं. कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ की यदि बात की जाए तो इसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं जो कि हैं, सबसे पहला क्रॉनिक ग्रीफ, दूसरा हाइपरट्रोफाइड ग्रीफ और तीसरा डिलेड ग्रीफ. इन तीनों टाइप्स में सबसे ज़्यादा होने वाला जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है वो है क्रॉनिक ग्रीफ. ये सभी चीज़ें यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं और आपसे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं. अपकमिंग सेशंस में इनके क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेशेंट्स विथ लीवर प्रॉब्लम डेवलप एडिमा बिकॉज ऑफ.
जिन पेशेंट्स को लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं उनकी पूरी बॉडी पर एडिमा या सूजन क्यों आ जाती है? ऑप्शन ए, इनका ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है इसलिए। ऑप्शन बी, इनमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है इसलिए। ऑप्शन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है इसलिए। ऑप्शन डी, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है इसलिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ऑनकोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है। हमारे लीवर के अंदर एक एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन हमारी ब्लड वेसल्स में मौजूद फ्लूइड को ब्लड वेसल से बाहर नहीं आने देता, ये इन्हें इसके अंदर ही बांध कर रखता है। अगर किसी पर्सन का लीवर खराब हो गया, लीवर पूरी तरह से सही काम नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी नहीं बनेगा, शरीर में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी। जैसे ही बॉडी में एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हुई तो अब इन ब्लड वेसल्स में बह रहा ये फ्लूइड एल्ब्यूमिन ना हो पाने के कारण यहाँ से निकलकर आसपास के टिश्यूज़ के में इकट्ठा होने लगेगा और पर्सन की बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन शरीर में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और इस प्रेशर के कारण ही फ्लूइड ब्लड वेसल्स में बना रहता है। अगर किसी वजह से एल्ब्यूमिन ना हो तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और इस प्रेशर के कम होते ही सारा फ्लूइड ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यू स्पेसेस में शिफ्ट हो जाएगा और बॉडी में एडिमा कॉज करवाएगा। Important question. Following blood transfusion, a patient develops chills, temperature and dyspnea. What should be the first action by the nurse? किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन के दौरान ठंड लगने लगती है, कपकपी होती है, फीवर आ जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इस सिचुएशन में नर्स के द्वारा किया जाने वाला सबसे पहला एक्शन क्या होगा? आप डॉक्टर को बुलाएंगे तुरंत, या फिर इसे एड्रेनलिन की एक डोज लगा देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देंगे, या फिर ब्लड बैंक में कॉल करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी। किसी भी पेशेंट को ब्लड चढ़ाते समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान चिल्स, टेम्परेचर और डिस्पनिया डेवलप होते ही हम ये समझ जाएंगे कि इसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक देना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A client is placed into whirlpool tub for the range of motion exercises. The client asks the nurse about the need to exercise in water. The nurse should explain that rehabilitating exercises carried out underwater utilizes the waters. किसी पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाने के लिए व्हर्लपूल टब में बैठाया गया है। इस पेशेंट ने आपसे एक्सरसाइज के दौरान ये पूछा कि पानी के अंदर बैठाकर एक्सरसाइज करवाने से क्या फ़ायदा है, तो आप इसे बताएंगे कि ये रिहैबिलिटेटिंग एक्सरसाइज पानी में बैठाकर हम पानी के किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर का, टेम्परेचर का, बायोवेंट फोर्स का या वेपर प्रोडक्शन का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। आइए इसका रैशनल जान लेते हैं। रिहैबिलिटेटिंग एक्सरसाइजेस कैरिड आउट अंडर द वाटर मिनिमाइजेस स्ट्रेन ऑन द बॉडी। मान लीजिए किसी पेशेंट का कोई बॉडी पार्ट इंजर्ड है, फ्रैक्चर्ड है, और अब फ्रैक्चर्ड या इंजर्ड पार्ट को वापस पहले वाली फंक्शनिंग स्टेट में लाने के लिए पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवानी है, लेकिन अभी इस पेशेंट में ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया जा सकता इस पर्टिकुलर अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी में, तो इस सिचुएशन से उसे हम व्हर्लपूल टब के अंदर बिठाकर पानी में
एक्सरसाइजेस करवाएंगे। इस पानी में बैठकर जब एक्सरसाइज करवाई जाती है तो इस पानी में बॉयंट फोर्स काम करता है और इस बॉयंट फोर्स के कारण पेशेंट को कम ताकत लगाते हुए एक्सरसाइज करने में आसानी रहती है। आपने कभी कुएं से पानी निकाला होगा। कुएं में जब बाल्टी अंदर डूबी रहती है पानी के अंदर तो आप उसे बड़ी इजीली आसानी से खींच सकते हैं, लेकिन वही भरी बाल्टी जब पानी से बाहर आ जाती है तो उसे ऊपर खींचने में आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। यही सेम फैक्टर पेशेंट में काम कर रहा है जब वो पानी से भरे टब के अंदर है। पानी से भरे टब के अंदर वो चाहे जिस पोजीशन में अपनी एक्सट्रीमिटी को मूव कर सकता है, बॉडी पार्ट को चला सकता है और पानी में डूबे रहने के कारण बॉयविएंट फोर्स के कारण उसे ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ती और ऐसा करते हुए वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को बड़ी ही सरलता से परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse knows that 60 years old female patient's susceptibility to osteoporosis is most likely related to। किसी 60 साल की फीमेल पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस होने के लिए सबसे बड़ा कारण क्या होगा? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ कैल्शियम। The right answer is option B, 60 years old female patient। या यूँ कहें कि जैसे जैसे पर्सन ओल्ड एज में आता जाता है वो एक्सरसाइज नहीं करता और एक्सरसाइज ना कर पाने के कारण बोन से कैल्शियम धीरे धीरे बाहर निकलकर ब्लड में आने लगता है। इसी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ हो जाता है। तो 60 इयर्स के पेशेंट में वेट बियरिंग एक्सरसाइज यदि की जाती है तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, ब्लड से कैल्शियम बोन तक ट्रांसफ़र होता है और ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। थैंक यू so much everyone for watching this complete video. Best of luck.